हो गया ऑन। चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो साथ में नोट्स लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? नोट्स लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम अपन को लग जाएगा और टॉपिक पूरा हो ही नहीं पाएगा। ये रेगुलर कोचिंग की सी क्लास हो जाएगी, वो मैं चाह नहीं रहा हूँ, क्योंकि अपन तो इसको एज ए रिवीजन की तरह ही ले रहे हैं। आप ये रिकॉर्ड हो रहा क्लास, इसको भी 2x पर करके आप लोग, मतलब 2 की स्पीड में करके आप लोग लिख लेंगे, तो ताकि आपकी दिक्कत आएगी नहीं किसी के भी। क्योंकि कुछ बच्चों का मानना है कि साथ लिखें तो सर हमें ज़्यादा समझ में आएगा, भाई वो टाइम लग जाएगा, वो रेगुलर कोचिंग में जाते हैं वैसे ही हो जाएगा फिर ये, वो अपन चाह नहीं रहे हैं। पीछे पीछे सहमत है बात से? चलिए, तो ये चूंकि टॉपिक तो अपन फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से ही पढ़ रहे हैं, पर पॉलिटिकल साइंस तो कांस्टेबल से लेके और यूपीएससी आईएएस आरएस तक सेम ही आती है। ठीक, आप लोग आराम से सुनते चलिए, और फिर इस क्लास का रिकॉर्डिंग है तो आप इसको फटाफट घर पे लिख लीजिए। फिर भी किसी को लगता है कि सब लिखाओ, तो आप वैसे तो चुपके चुपके लिखेंगे मुझे पता है, पर लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए अपन इसको आराम से क्लास को ही करते हैं। तो अपन बात करेंगे आज थोड़ा सा सरकार से शुरू करके और फिर राष्ट्रपति पे। चूंकि सरकार आप लोगों की समझ में आ ही चुका है, और सरकार का पहला पार्ट क्या होता है? विधायिका, और दूसरा कार्यपालिका। तो सरकार का दूसरा अंग कार्यपालिका है। और कार्यपालिका का कितना स्ट्रक्चर है, कितने पार्ट है? 3। कौन कौन से बताएं जरा? राष्ट्रपति होता है कार्यपालिका में, नहीं, लोकसभा राज्यसभा तो विधायिका का पार्ट होगा। एक तो प्रधानमंत्री और मंत्री, और अंतिम वाला क्या है? महान्यायवादी। अनुच्छेद आपको दिमाग में आई गए होंगे कि यहाँ पे अनुच्छेद कौन सा है? 52 52 है। इसकी ट्रिक जो बताई वो चूंकि क्लास रिकॉर्ड है इसलिए यहाँ बताएंगे नहीं। 7 4, ठीक, और न्याय 7 6, तो 7 6 का मतलब 76। और इसमें अपन कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? राष्ट्रपति। अब फर्स्ट ग्रेड में क्या लिखा हुआ वो भी सुन लेते हैं। 2 चीजें, एक लिखा हुआ है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, और दूसरा लिखा हुआ है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। पर मैं ये मान के चल रहा हूं कि सारे फर्स्ट ग्रेड वाले सेकंड ग्रेड भी दे ही रहे हैं, ऐसा कोई थोड़ी होगा कि जो सेकंड ग्रेड नहीं देगा। हाँ, कोई बहुत ही हाईली कमिटेड है कि नहीं मैं तो कसम खा के आया हूँ सर, केवल फर्स्ट ग्रेड ही बनूंगा वरना कुछ नहीं बनूंगा, तो एक अलग बात है। 90% तो आप में से देंगे ही, तो देंगे तो फिर राष्ट्रपति को ठीक से ही अपन पढ़ लेते हैं। फिर आप आरएस फ्री भी देंगे थोड़े दिन बाद में, तो आरएस में भी ये टॉपिक लगा हुआ है। ठीक, चलिए राष्ट्रपति है, ये संविधान के भाग 5 में लिखा हुआ है। ठीक, तो राष्ट्रपति संविधान के भाग 5 में है। 5 का जो भाग है कई भागों में बटा हुआ, कई अध्यायों में बटा हुआ है। इसकी भी अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, जो भाग 5 है संविधान का, ये 52 से शुरू होता है और आगे कहां तक चलेगा? 151 तक। समझ पा रहे हैं? 52 से शुरू होके 151 तक। और यहां पे पूरा संघ के बारे में लिखा हुआ है, यूनियन के बारे में लिखा हुआ है, संघ के बारे में। इसमें जो पार्ट फर्स्ट है, नंबर 1 है, ये लिखा हुआ है 52 से लगा के 78 तक, पहला भाग। दूसरा भाग है वो लिखा हुआ है 79 से लेके 122 तक। तो कुछ लोग कहते हैं कि 52 से 62 राष्ट्रपति है, 123 में वापस राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति है। जो तीसरा पार्ट है वो केवल अकेला बना हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 123। और जो चौथा अध्याय है 4th नंबर का, ये 124 से लेकर और 147 तक, ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करता है। ठीक, और जो अंतिम 5वां भाग है, ये भाग 148 से शुरू होता है और 151 तक होता है। बात समझ में आ गई? मैं वापस बोल रहा हूँ। पहले भाग में लिखा हुआ कार्यपालिका,
अब तो समझ में आ गया। देखिए कार्यपालिका में क्या आएगा, राष्ट्रपति आएगा, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, जैसा आप पहले बता दिया। ये इस भाग में लिखा हुआ है 52 से 78 तक। तो अध्याय फर्स्ट किससे संबंधित है, संघ की कार्यपालिका। दूसरा भाग, यहां से कौन शुरू होता है बताएं जरा, संसद शुरू होती है, और संसद को क्या बोलते हैं, विधायिका, मैंने आपको जैसा बताया। तो अध्याय दूसरा किससे संबंधित है, व्यवस्थापिका या फिर विधायिका, विधायिका व्यवस्थापिका। ये जो अध्याय 3 है ये अकेला एक अनुच्छेद रखता है, इसमें लिखा हुआ है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिखा हुआ कंप्लीट, और 148 से 151 तक CAG, इसको बोलते हैं नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। बात समझ में आ गई। चलिए, ये लिखा हुआ है भाग 5 में, इतने सारे इसके अध्याय। तो कितने अध्याय हो गए भाग 5 के, 5 अध्याय हो गए। पहले अध्याय में क्या लिखा हुआ है, कार्यपालिका 52 से 78 तक। दूसरे अध्याय में विधायिका या व्यवस्थापिका 79 से 122 तक। इसको आप ऐसे ही नोट्स बनाएंगे। उसके बाद में तीसरे में अध्यादेश लिखा हुआ तीसरे अध्याय में। चौथे अध्याय में सुप्रीम कोर्ट के बारे में है, और 5वां अध्याय किसके बारे में, CAG के बारे में। बात समझ में आ गई। ठीक है, क्या ये अध्याय एग्जाम में पूछता है, नहीं, पर आसान करने के लिए कि अच्छा इतना सारा सब कुछ करना होता है सिस्टमेटिक, इसमें विधायिका आ गई, कार्यपालिका आ गई और न्यायपालिका आ गई, तो संघ सरकार कंप्लीट आ गई। बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये जो भाग 5 है जिसमें किसका उल्लेख किया गया है, राष्ट्रपति का, इसके लिए अनुच्छेद कौन सा है, शुरुआत कहाँ से होती है, 52 से शुरू होती है। तो क्या 52 से 62 बोलेंगे अब, नहीं, क्योंकि यहाँ भी तो राष्ट्रपति शब्द आ रहा है, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, इसलिए राष्ट्रपति 52 से 62 नहीं है, 52 से शुरू होता है, ये बोल सकते हो। बात समझ में आ गई। बेसिक इंट्रोडक्शन ये है कि राष्ट्रपति भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 62। चूंकि क्लास थोड़ी सी क्या है कि अपन को फास्ट करनी है, इसलिए भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, नाममात्र की कार्यपालिका भी है, वास्तविक कार्यपालिका भी है। इन सबको मैं छोड़ रहा हूँ अभी। आप संसदीय शासन व्यवस्था के गुण क्या होते हैं, दोष क्या होते हैं, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के गुण क्या होते हैं, दोष क्या होते हैं, ये आपके सिलेबस में जनरली नहीं पूछता है, तो अपन जस्ट आगे प्रोसीड करते हैं। एक एक अनुच्छेद पर बात करते चलते हैं। पहला अनुच्छेद कौन सा लिखेंगे अपन, 52। और 52 में जो लिखा हुआ है वो है राष्ट्रपति का पद। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देखिए, सरप्राइजिंगली आपको पता लगेगा कि भारत के संविधान में 395 अनुच्छेदों में सबसे छोटा यही है। कौन सा अनुच्छेद, 52। तो क्या ऐसा एग्जाम के लिए काम का है याद करना, नहीं। फिर भी आप याद रखेंगे कि 52 का अनुच्छेद भारत के संविधान में जितने अनुच्छेद है उन सब में छोटा अनुच्छेद है। इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। 52 का जो आर्टिकल है यहाँ पे लिखा हुआ राष्ट्रपति होगा, अर्थात राष्ट्रपति का क्या लिखा हुआ है, पद। बात समझ में आ गई। ठीक, एक बात और बताता हूँ, जब अपना संविधान लागू हो रहा था उस समय कुछ आर्टिकल पहले ही लागू कर दिए थे। 26 नवंबर 1949 को एक अंतरिम राष्ट्रपति शब्दावली जैसा शब्द संविधान में इंसर्टेड किया गया था, वो है 380। ये आप ध्यान रखेंगे। एग्जैक्टली ये सब तो नहीं लिखा गया था, फिर भी आप ध्यान रखेंगे कि अंतरिम जो राष्ट्रपति की बात है, अंतरिम राष्ट्रपति का मतलब अस्थायी राष्ट्रपति, ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ था, कभी 380 में। और एक चीज और, आज संसद कौन से अनुच्छेद में है, 79 में। अंतरिम संसद लिखी हुई थी 379 में। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आजकल एग्जामिनर आगे बढ़ के पेपर बनाता है, कॉम्प्लिकेटेड पेपर बनाता है, तो आप ठीक से याद करेंगे इसको। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अर्थात ये अनुच्छेद क्या बताता है, राष्ट्रपति का पद बताता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि अनुच्छेद 380 अंतरिम राष्ट्रपति के बारे में बात करता था। बात समझ में आ गई। चलिए,
तो ये वो अनुच्छेद 52 का आप लिखेंगे तो इतना ही क्वेश्चन तो आने की गुंजाइश कम है, पर 2-3 चीजें आप ध्यान रख लेंगे। भारत के संविधान का सबसे छोटा आर्टिकल है 395 अनुच्छेदों में, पहली बात तो। दूसरा, राष्ट्रपति का पद इस अनुच्छेद में लिखा गया है। और तीसरा, अंतरिम राष्ट्रपति जो शब्द था, इंटरिम प्रेसिडेंट, अर्थात अस्थायी राष्ट्रपति, वो किस अनुच्छेद में लिखा हुआ था? 380। बात समझ में आ गई? इस अनुच्छेद संबंधित इतना ही काम का जो आपके लिए क्वेश्चन बना सकता है। ठीक, नोट्स में यही 3 पॉइंट डाल के आप लिख लेंगे। सबसे पहले राष्ट्रपति का एक पद होगा, दूसरा सबसे छोटा अनुच्छेद है, राष्ट्रपति पद का उल्लेख इसमें किया गया है, और 380 में अंतरिम राष्ट्रपति नामक शब्दावली भी लिखी गई थी। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, अब आर्टिकल बात करते हैं 53 की, क्योंकि ये तो छोटा ही अनुच्छेद है, ज़्यादा उसमें खास समझाने वाली बात है नहीं, इतना सा ध्यान रखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। बात करते हैं अनुच्छेद 53 के, अनुच्छेद 53 की। इंटरेस्टिंग है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में। मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, 21 अनुच्छेद में लिखा गया है। अर्थात कौन सा अनुच्छेद है वो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति से जुड़ा हुआ है? 53 जुड़ा हुआ। बात समझ में आ गई? तो कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? 53 में लिखा गया है। पर मान लीजिए एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा दे, कार्यपालिका के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद ये बात बताता है? मैं लिखता हूं इसको, सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे, सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से। समझ गए? इसमें पहला ऑप्शन देगा ए 53, बी देगा 78, सी देगा 77 और डी दे देगा 109। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगा, और ऑप्शन दे देगा आपको, सेम ऑप्शन दे दिए। अगला क्वेश्चन, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगी, ये कौन सा अनुच्छेद बताता है? 53, 78, 77। इन दोनों क्वेश्चंस को करते हैं। मैं वापस रिपीट करता हूं, आप इस क्वेश्चन को भी लिखेंगे नोट्स में। सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, पहला ऑप्शन 53 देता है। दूसरा, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, पहला ऑप्शन 53 देता है। इसका मतलब कुछ तो लोचा है, दोनों का उत्तर तो सेम नहीं है, पर स्टूडेंट जनरली इस मिस्टेक को कर देते हैं। सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, आर्टिकल 77 में लिखा हो गया। बात समझ में आ गई? अर्थात देश के जितने कार्य हैं वो कार्य किसके नाम से किए जाएंगे? राष्ट्रपति के। किस अनुच्छेद में ऐसा लिखा हुआ है? 77 में। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगी, किस अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद 53। बात समझ में आ गई? तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से बन सकता है। 52 से तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा नहीं, पर 53 से पहला क्वेश्चन ये बना सकता है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में। बात समझ में आ गई? तो थोड़ा सा आप इसको मैनेज करके चलेंगे इस क्वेश्चन को, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो। बात समझ में आ गई? अब शुरू होगा आपके लिए फर्स्ट ग्रेड के लिए जो सिलेबस का टॉपिक खास कर लिखा हुआ है, सेकंड ग्रेड में तो आएगा ही आएगा, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव इस साल हो रहे हैं, तो क्वेश्चन बनने की संभावना है। और वो है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। खूब ठीक से इसको समझना है। बात समझ में आ गई? ये दो अनुच्छेद हैं, ऐसा कोई ज़्यादा खास नहीं है, पर क्वेश्चन अगर आए तो आप इसे बना लेंगे क्वेश्चन को। देखिए, अपन ने दो अनुच्छेद अभी कर लिए, 52, 53। फिर अगर अनुच्छेद देखते हैं तो 54 का अनुच्छेद, 55 का अनुच्छेद, ये दो अनुच्छेद एक साथ अपन को पढ़ने, याद कर लेंगे इसको साथ साथ में। 52, 53, 54, 55। फिर अनुच्छेद 56 का, अनुच्छेद 57 का, अनुच्छेद 61 का और अनुच्छेद 65, ये सारे अपन साथ पढ़ेंगे। बच गए कौन से? 58 का, 59 का, 60 का, ये अपन एक साथ पढ़ेंगे। तो देखिए, एक आर्टिकल 52 और 53 जो अपन ने चर्चा कर ली, ये है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित।
54 में चुनाव का मंडल दिया गया है, कौन चुनाव करेगा, कौन भाग लेगा, और 55 में किसका उल्लेख किया गया है, प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है कि चुनाव किस मेथड से किया जाएगा। खूब ठीक से समझेंगे इसको। अनुच्छेद जो 56 है, ऐसे याद रखेंगे कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल होता है और एक्स्ट्रा वो 6 महीने रह सकता है। तो 56 में किसका उल्लेख किया गया है, राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। बात समझ में आ गई। कार्यकाल 56 होगा, कार्यकाल 56 में लिखा हुआ है, तो कोई आदमी या तो कार्यकाल से पहले पद छोड़ दे या कार्यकाल पूरा होने के बाद पद पर बना रहे। राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले पद 3 स्थितियों में छोड़ सकता है, या तो उसकी मृत्यु हो जाए, या वो त्याग पत्र दे दे, या महाभियोग। याद रखें, महाभियोग शब्द का उल्लेख 56 में किया गया है, पर महाभियोग की प्रक्रिया किस में लिखी गई है, 61 में लिखी गई है। बात समझ में आ गई। तो कार्यकाल से पहले या तो मृत्यु हो जाए, या त्यागपत्र, या महाभियोग। किस अनुच्छेद में लिखा गया महाभियोग के बारे में, 61 में। या कार्यकाल पूरा 5 साल हो गया, अब भी पद पे रहना है क्योंकि नया राष्ट्रपति आया नहीं है, तो वो किस बात में लिखी गई है, अनुच्छेद 65 में। बात समझ में आ गई। अगली बात यह है कि ऐसा समझते हैं कि 5 साल पूरे कर लिए राष्ट्रपति ने, तो पुनः कार्यकाल के लिए 5 साल वापस आना, वो किस अनुच्छेद में लिखा गया है, अनुच्छेद 57 में। बात समझ में आ गई। तो ये अनुच्छेद एक साथ अपन पढ़ते हैं। 58 में लिखा गया है योग्यता, और 59 में क्या लिखा गया है, शर्तें, और 60 में क्या लिखा गया है, शपथ। तो इसको ऐसे याद कर सकते, 60 को ओथ होता है इंग्लिश में, ओथ में भी 0 आ रहा है, इसमें भी 0 आ रहा है, या शपथ में ऐसे आप ऐसे 0 से बना के शपथ लिखते हैं, तो शपथ का उल्लेख किसमें किया गया है, 60 में किया गया है। बात समझ में आ गई। 2 अनुच्छेद अपन ने देख लिए, कौन कौन से, अनुच्छेद 52 और अनुच्छेद 53, 54 और 55 अब अपन पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ गई। 54, 55 में किसके बारे में लिखा गया है, चुनाव के बारे में। 56 में किसके बारे में लिखा गया है, कार्यकाल के बारे में। 61 में महाभियोग के बारे में। 57 में पुनर्निर्वाचन, कार्यकाल पूरा होने के बाद भी पद पे बना रहना। 57 में क्या लिखा गया है, दोबारा 5 साल के लिए आ जाना। 58 में योग्यता, जिसके पास योग्यता उनके 8 आर 8 हो जाते हैं। शर्त में 9 हमेशा बाद में आता है कि 9 शर्त अपन के साथ लगाते ही नहीं है, तो शर्त में 9 लास्ट में आ रहा है, 9 शर्त। 60 में शपथ आपको याद हो गई होगी। बात समझ में आ गया। 2 अनुच्छेद अपन ने देख लिए। अब बात करते हैं चुनाव की और चुनाव की प्रक्रिया की। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन आएगा सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों में, क्योंकि संभावना है कि इस बार चुनाव हो रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 54 की। चौवन में लिखा हुआ है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। ये बहुत काम की बात है। अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा, ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है, 54 में लिखा गया है। बात समझ में आ गई। कौन कौन भाग लेगा, आपको ठीक से अंडरस्टैंड करना है इस क्वेश्चन को। तो आपको मैंने बताया, तो एक तो होती है संसद ऊपर, और नीचे होते हैं राज्य। और राज्यों की 2 श्रेणी है भारत में, एक खुद राज्य और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश। बात समझ में आ गई। ठीक से इसको दिमाग में बैठाएंगे। संसद, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेंगे, पर केवल निर्वाचित भाग लेंगे। आजकल तो ये प्रोविजन पढ़ाना ठीक ही नहीं है, क्योंकि एंग्लो इंडियन तो आजकल हटा दिए, वरना तो इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं। टोटल लोकसभा की सीटें 545। हालांकि अब ये लिखना ठीक नहीं, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन अब मनोनीत होते ही नहीं है, पर जर्नलिस्ट को पहले ऐसे समझते थे। 543 तो निर्वाचित होते हैं और 2 मनोनीत होते हैं। ये 543 2 जगह से आएंगे, एक तो आएंगे राज्यों से और दूसरा आएंगे केंद्र शासित प्रदेशों से। इसमें 530 तो आएंगे राज्यों से और 13 आएंगे शासित प्रदेशों से,
और 13 में से अकेले 7 कहाँ से आएंगे? दिल्ली से। और पीछे जो 7 केंद्र शासित प्रदेश बसते थे उनसे कितने आएंगे? काम का नहीं है, इसको ज़्यादा करने की भी जरूरत नहीं है, पर इससे समझाने के बाद आपको ये समझ में जरूर आया होगा राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के केवल कौन से सदस्य भाग लेंगे? निर्वाचित। और राज्यसभा के कैसे भाग लेंगे? केवल निर्वाचित। बात समझ में आ गई? राज्यसभा का तो ठीक चलेगा, 245 सदस्य, उसमें से 12 तो होते हैं मनोनीत और 233 होते हैं निर्वाचित। और ये 233 दो जगह से आएंगे, 229 तो आएंगे राज्यों से और 4 आएंगे केंद्र शासित प्रदेशों से। चूंकि दिल्ली पांडिचेरी 2 ऐसे संघ शासित क्षेत्र हैं, अभी तो जम्मू कश्मीर भी हो ही जाएगा, पर अभी का 4 केंद्र शासित प्रदेशों में से 3 तो आएंगे दिल्ली से और 1 आएगा पांडिचेरी से। बात समझ में आ गया? राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के कौन से सदस्य भाग लेंगे? केवल निर्वाचित। निर्वाचित या केवल निर्वाचित? केवल निर्वाचित। सेम ऐसे ही राज्य के, मैंने बताया राज्य में 2 हाउस हो सकते हैं, एक तो होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। विधान परिषद बिल्कुल भी भाग नहीं लेती है, केवल विधानसभाएं भाग लेती हैं और विधानसभाओं के भी केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। बात समझ में आ गया? अंतिम बचते हैं केंद्र शासित प्रदेश। मूल संविधान में इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। 70वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, ठीक। लागू 95 में हुआ, संशोधन 92 में हुआ। पहली बार चुनाव में भाग 98 में लिया। कब हुआ? 92। लागू कब हुआ? 95। और पहली बार भाग 1998 KR नारायणन जी के टाइम में। तो 17वां संशोधन हुआ 1992 में। इसके बाद में दिल्ली पांडिचेरी को भी बोल दिया कि आप राष्ट्रपति के चुनाव में क्या ले सकते हैं? भाग ले सकते हैं। अब इसको ठीक से डायग्राम से समझें तो चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे, कौन कौन नहीं लेंगे? चुनाव में भाग लेने वाले और भाग, ताकि आप नोट्स बनाएं तो उसको ठीक से मैनेज कर ले। पहले भाग लेने वाले और भाग नहीं लेने वाले। ठीक। पहले भाग लेने वाले कौन हो गए? संसद के, बहुत बढ़िया, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित। तो भाग लेने वाले में पहले कौन हो गए? संसद के मनोनीत सदस्य। अब दोनों सदनों के मनोनीत बोलना तो ज्यादा ठीक है नहीं, क्योंकि लोकसभा से तो होते ही नहीं है, फिर भी लिख देते हैं कि संसद के मनोनीत सदस्य। संसद के मनोनीत सदस्य। बात समझ में आ गई? दूसरा, राज्यों पर आ जाते हैं। तो राज्यों की विधानसभाओं के, मैं विधानसभा को शॉर्ट में लिख रहा हूं, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित। तो ऑब्वियस सी बात है कि कौन भाग नहीं लेगा? विधानसभाओं के मनोनीत, विधानसभा के मनोनीत। अब आपके दिमाग में आएगा सर विधानसभा से भी मनोनीत होते थे क्या? हाँ, एक एंग्लो इंडियन मनोनीत किया जा सकता था, आजकल तो प्रोविजन हटा दिया गया, पर फिर भी आप लिख लेंगे मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। अगली बात, दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा, डी फॉर दिल्ली, पी फॉर पांडिचेरी। दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के सदस्य, निर्वाचित सदस्य, चूंकि यहाँ पे मनोनीत नहीं होते हैं सदस्य, तो इधर कौन आ जाएगा? अन्य केंद्र शासित प्रदेश, जो कि वैसे तो अंडरस्टूड है क्योंकि वहां पे विधानसभाएं है ही नहीं। हाँ, और 2 यहाँ पे लिख लेते हैं, एक तो विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं किसी भी राज्य की विधान परिषद के, और अगला और कौन नहीं लेगा? ये लिखना तो मुझे ठीक नहीं लग रहा, फिर भी लिख देता हूं, अन्य केंद्र शासित प्रदेश। अन्य
बात समझ में आ गई क्या? ये वह राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कि राष्ट्रपति चुनाव में ये भाग लेंगे। एक चीज आप यहाँ पे समझ सकते हैं, मूल संविधान में इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। किसके लिए? दिल्ली और पांडिचेरी के लिए। थोड़ा और आपको नॉलेज के लिए बता दूं, दिल्ली में जो सीटें हैं वो विधानसभा की 70 है और पांडिचेरी में जो सीटें हैं वो 30 है। तो इन फ्यूचर कभी क्वेश्चन पूछ ले कि कितनी विधानसभा, अभी जम्मू कश्मीर के बाद तो सिनेरियो अलग होने वाला है, पर अभी मैं जम्मू कश्मीर को इंक्लूड नहीं करके आपको पुराने वाला बता रहा हूँ, आप इसको अपडेट कर लेंगे। 70 सदस्य होंगे दिल्ली से और 30 सदस्य होंगे पांडिचेरी से। तो टोटल विधानसभा के अभी कितने सदस्य भाग लेते? 100 सदस्य भाग ले रहे। बात समझ में आ गई क्या? विधानसभा कितने सदस्य? 100। अब आप कहोगे सर संसद के कितने लेते हैं, राज्यों कितने, वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए, संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो 776 है। कितने सांसद हैं? 776। 245 प्लस 545 कुल सदस्य हैं और कुल कितने हो गए? 790। और 790 में से 14 घटा रहे हैं भैया अपन एंग्लो इंडियन को शामिल करते हुए, -14 कितने बचे? तो कितने सांसद भाग लेंगे? 776। टोटल राज्य भी भारत में कितने हैं? 28 राज्य हैं। और पुराना सिनेरियो, हाँ तो ये तो मैंने पहले बोला है ना कि अपन अभी घटा रहे हैं एक बार कि 776 भाग लेंगे। 776 वो इसलिए घटा रहे हैं कि पहले एंग्लो इंडियन मनोनीत होते थे, अभी नया कुछ उन्होंने ऐसा कुछ जारी किया नहीं है पार्लियामेंट की तरफ से, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टोटल 776 सांसद वो भाग लेते हैं। भी रामनाथ कोविंद जी का भी जो चुनाव होने वाला, अभी नया जो चुनाव हो रहा है उसमें सारी स्थितियाँ और क्लियर हो जाएंगी अपने कि सांसद का मतमूल्य कितना होगा, क्योंकि यहाँ से बदलने भी वाला जम्मू कश्मीर के बाद में मतमूल्य, और उसके लिए अपन वेट करते हैं। 776 सदस्य हो गए सांसद, टोटल 28 राज्य हैं। और अगर टोटल विधायकों की अभी बात कर रहे हैं, अभी चेंज हो जाएगा ये, तो 4120 है। 4120 ये कौन है? विधायक है। एमएलए जो राष्ट्रीय चुनाव भाग लेते हैं, ठीक है। कुल को जोड़ते हैं तो 4896 आते हैं। 48 96 4896। ये माथाफोड़ी इतनी आपको करने की जरूरत है नहीं, ये केवल बताने के लिए है कि ये सदस्य भाग लेते हैं। बात समझ में आ गई? इतना ज़्यादा सोचना विचारने में, क्योंकि वहाँ पे देगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो वहाँ पे असल में विचार मत करने लग जाना बैठ के, उत्तर देने के लिए कह रहा हूँ। तो कहीं आप वो कहे कि विचार कीजिए और आप विचार करने लग जाएं, विचार सही में नहीं करना है, उत्तर दे के आगे बढ़ना है, ठीक। या प्रकाश डालिए तो आप ये सोच लें कि यार प्रकाश कैसे डालें, कोई प्रकाश डालने के लिए टॉर्च वगैरह भी नहीं है इधर। पहली बात समझ में आ गई क्या? तो मूल संविधान में दिल्ली पांडिचेरी नहीं थे। 17वां संविधान संशोधन, क्या भरोसा एग्जामिनर थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी पूछता तो पूछ ले, 17वां संविधान संशोधन कब हुआ? 17वां संशोधन कब हुआ? 92 में। और लागू कब हुआ? 95 में। और पहली बार जो चुनाव में भाग लिया वो 1998 में। बात समझ में आ गई? दिल्ली पांडिचेरी ने पहली बार चुनाव में भाग कब लिया? तो अपन क्या यहाँ इन ऑप्शन में आते आते दम तोड़ देते हैं परीक्षा में, 92 93 95 होगा नहीं, वो 98 में पहली बार भाग लिया, याद रखेंगे आप लोग। समझ में आ गया? दिल्ली पांडिचेरी का, चूंकि ये जनरली किताबों में अपन को चीज़ें मिलती नहीं है, एग्जामिनर क्या पता यहाँ से क्वेश्चन बना दे, भरोसा नहीं है एग्जामिनर का कहाँ से क्या बना रहा हो, अपन उसी प्रकार से तैयार होएंगे। तो ये हो गया निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल ज़्यादा बड़ा नहीं है, निर्वाचन की प्रक्रिया बहुत बड़ी है राष्ट्रपति की। बात समझ में आ गई? तो अब अपन बात करने वाले हो किस पर बात करेंगे? राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया पर। अभी जो आर्टिकल पढ़े मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। अपन ने आर्टिकल 52 पढ़ा है, 53 पढ़ा है, 54 पढ़ा है। इसमें क्या है? पद है, सबसे छोटा अनुच्छेद है संविधान का, और एक अंतरिम राष्ट्रपति जो शब्द का उल्लेख था वो 380 में किया गया था। अगला अनुच्छेद 53 किसका उल्लेख किया गया है? शक्ति का उल्लेख किया गया है, पर सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे, यहाँ पे नहीं लिखा गया है। वो किस में लिखा गया है? 77 में सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे, वो भी अपन आगे चर्चा करेंगे कार्यपालिका शक्ति जब पढ़ेंगे तब। 54 में क्या लिखा गया है? निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल, और निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेंगे?
शॉर्ट में लिखता हूं मैं, संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य। बात समझ में आ गई? ये बात पूरी होगी। अब असली में सबसे जो बड़ा अनुच्छेद है, सबसे ट्रिकी और सबसे इंटरेस्टिंग है, वो 55 का है। 54 तक तो आपकी कोई दिक्कत आई नहीं, याद करते चलेंगे साथ साथ में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 55 के बारे में। जब भी लगे, वैसे तो क्लास रिकॉर्ड हो रही है, पर जब भी आपको लगे सर अब एक बार थोड़ा सा रोकना ही पड़ेगा, तो अपन रुक जाएंगे, क्योंकि लंबी क्लास है तो फिर दिक्कतें आती रहती हैं। ये तो आप बैठे हैं गर्मी में, ये भी बड़ी बात है। तो इसलिए जब भी आपको लगे उस टाइम अपन रुक जाएंगे। चलिए, अनुच्छेद 55 और 55 में चुनाव की प्रक्रिया। इत्मीनान से इसको सुनेंगे, खूब ध्यान से इसको समझेंगे, एक एक चीज क्लियर करते हुए चलेंगे। देखिए, राष्ट्रपति के जो चुनाव की प्रक्रिया, जो मेथड अपना है, वो अपने आयरलैंड से लिया है। पहला क्वेश्चन तो आपको ये ध्यान रखना है, किस देश से ली गई है प्रक्रिया? आयरलैंड से। आयरलैंड को कई बार इंग्लिश में आयरिश भी लिख देता है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, कंफ्यूज नहीं करेंगे, आयरिश आयरलैंड एक ही बात है। चुनाव की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? आयरलैंड की। अब जनरली इसको पढ़ते हैं तो ऐसा पढ़ते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया क्या है, कौन चुनाव करवाता है, चुनाव के लिए अधिकारी कौन होता है, चुनाव के लिए कितने फॉर्म भर सकता है एक व्यक्ति, कितनी जमानत राशि होनी चाहिए, कितने प्रस्तावक होने चाहिए, कितने अनुमोदक होने चाहिए, चुनाव में मतमूल्य कैसे निकालते हैं, चुनाव में गड़बड़ी हो जाती है तो कौन से कोर्ट में आप याचिका लगा सकते हैं, कितने दिन में लगा सकते हैं, कौन लगा सकता है याचिका, चुनाव खारिज हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा राष्ट्रपति के पद पर, अगर विधानसभा भंग है तो क्या फर्क पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर अपन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, सबसे पहले ध्यान रखना प्रक्रिया किस देश से ली गई है? आयरलैंड से। अब मैं जब भी इस टॉपिक को पढ़ता हूँ तो मैं इसको इमेजिन कर लेता हूँ। साहब, एक राष्ट्रपति है, वो चुनाव लड़ना चाहता है, योग्यता बाद में पढ़ेंगे। चुनाव लड़ना चाहता है तो सबसे पहले वो यही सोचेगा कि मुझे एक फॉर्म भरना है, तो फॉर्म भरने कहाँ जाएगा, किसके सामने जाएगा, फिर फॉर्म चेक करने वाला क्या क्या चेक कर सकता है, क्या रिजेक्ट भी कर सकता है क्या फॉर्म, ऑब्वियस ही बात है। एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं मैं, जानी जेल सिंह जी, माफ़ी चाहूँगा, जब नीलम संजीव रेड्डी भारत में चुनाव लड़ रहे थे उस टाइम में 38 फॉर्म भरे गए। कितने? सारे के सारे खारिज हो गए, एक ही फॉर्म बचा और वो निर्विरोध राष्ट्रपति बन गए। अब सोच के देखिए, ये किस्मत की सी बात मान सकते। इतने सारे फॉर्म रिजेक्ट हो गए तो रिजेक्ट भी हो सकते हैं। एक व्यक्ति 4 कॉपी अधिकतम लगा सकता है चुनाव में, जब भी अपना दाखिल करने जाता है तब। महासचिव लोकसभा का चुनाव करवाता है, राज्यसभा का, ये भी बात पढ़ेंगे। क्या चुनाव आयोग चुनाव करवाएगा या कोई और संस्था चुनाव करवाएगी? खूब सारे उत्तर आपको मिलने वाले हैं इस अनुच्छेद को पढ़ने के बाद में, खूब सारा। सबसे पहले प्रक्रिया किस देश से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। बात समझ में आ गई? चलिए, सबसे पहले देखेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव करवाता कौन है। यह बात आर्टिकल 55 में नहीं लिखी गई है कि कौन करवाएगा। यह आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात है, याद रखनी है। अनुच्छेद 324 है संविधान का, वहां पे लिखा गया कि राष्ट्रपति का चुनाव चुनाव आयोग के द्वारा किया जाएगा। और कौन सा चुनाव आयोग? केंद्रीय चुनाव आयोग। केंद्रीय चुनाव आयोग करवाएगा राष्ट्रपति का चुनाव। बात समझ में आ गई? किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? कभी ना कभी यहां से क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर। ये बात आर्टिकल 55 में नहीं लिखी गई है। अनुच्छेद 55 में प्रक्रिया जरूर लिखी गई है, चुनाव करवाया किसके द्वारा जाएगा? केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा। बात समझ में आ गई? चलिए, अब मैं इमेजिन कर रहा हूं कि किसी को चुनाव लड़ना है, तो चुनाव लड़ेगा तो क्या चाहिए उसके पास? सबसे पहले योग्यता की बात बाद में करेंगे, पर कोई भी चुनाव अगर लड़ना चाहता है तो सबसे पहले उसके पास में कम से कम 50 तो चाहिए प्रस्तावक और 50 चाहिए अनुमोदक। ये क्या होते हैं ये भी समझते हैं। मूल संविधान में ये नहीं थे, अभी की बात अपन कर लेते, ज़्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। देखिए होते क्या है ये 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक। पहले स्कूलों में बाल सभाएं होती थी, जब अपन स्कूल में थे तब वो कहते थे कि मैं इसके अध्यक्ष पद का नाम प्रपोज कर रहा हूँ,
प्रस्तावित कर रहा हूँ, फिर एक बच्चा समर्थन कर देता था, ऐसा होता था। तो जो नाम लेगा उसको बोलते हैं प्रस्तावक, और जो समर्थन करेगा उसको बोलते हैं अनुमोदक। चूंकि राष्ट्रपति का पद इतना बड़ा है, यहाँ पे हर कोई चाहता है कि मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लूँ, और तो नहीं तो अखबार में फोटो ही आ जाएगा कि आदमी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है। मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा हुआ होता तो मुझे यहाँ परिचय देने की जरूरत थोड़ी पड़ती क्लास में। आप कहते हैं तो वही है जिसने पिछली बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा है, तो राष्ट्रपति टॉपिक कितना बढ़िया से पढ़ा देगा ये। ऐसा नहीं है, क्योंकि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदकों की जरूरत होती है आपको चुनाव लड़ने के लिए। और मजे की बात सुनिए, ये वही हो सकते हैं जो या तो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते हैं, अर्थात या तो एमएलए है या वो एमपी है। ध्यान से सुनिए, तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए आपके पास कितने एमएलए एमपी चाहिए? 100। आज की तारीख में अगर अपन सोचें कि अपने कितने एमएलए एमपी जानकार हैं, तो एक आध जानकार होगा, वो भी फॉर्म भरने साथ तो नहीं जाएगा कि चलो मैं साइन कर देता हूँ तुम चुनाव लड़ो। सोच के देखिए, तो टफ प्रोसीजर है। शुरुआत ही यहाँ से टफ से हुई है। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, अर्थात वो व्यक्ति जो या तो एमएलए या एमपी है, अलग अलग होंगे। प्रस्तावक अनुमोदक नहीं हो सकते, अनुमोदक प्रस्तावक नहीं हो सकते। अर्थात कम से कम 100 का पूरा एक बस भर के एमएलए एमपी आपके साथ जाएंगे केवल फॉर्म भरने। जीतना हारना बाद में, अभी तो फॉर्म भर रहे हैं। समझ में आ गया? तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदकों की जरूरत होती है। आप सोच के देखिए, अब भाई इतने सारे एमएलए एमपी जुटाना, वो भी भूतपूर्व नहीं वर्तमान वाले, बहुत टफ मामला है। शुरुआत यहीं से होगी। अगली बात, ये जाएंगे तो कम से कम 15,000 रुपये का एक जमानत राशि जमा करवानी पड़ती है। 15,000 रुपये का डीडी आरबीआई में लगाना पड़ता आपको। 15,000 रुपये की जमानत राशि, ये तो ज़्यादा नहीं है, ये तो 15,000 तो ठीक से मैनेज हो ही जाते हैं। ठीक, 15,000 रुपये जेब में डाल लिए, 100 एमएलए की बस भर ली। अब आपको जाना है फॉर्म भरने के लिए। जाए कहाँ फॉर्म भरने के लिए? ई मित्र पर जाएं या कहीं कहाँ पे जाएं? वैसी बात है, फॉर्म तो भरना पड़ेगा आपको जाके। ध्यान रहे, क्वेश्चन आ सकता है, राष्ट्रपति अपना जो चुनाव का फॉर्म भरता हो किसके सामने भरेगा? लोकसभा के या राज्यसभा के महासचिव के सामने। बहुत ध्यान से समझना इसको, मैं दोनों शब्द यूज कर रहा हूं। अगले पेज पे ले लें इसको। राष्ट्रपति अपना जो आवेदक है, राष्ट्रपति के चुनाव में जो चुनाव अधिकारी होता है, ये चुनाव अधिकारी बारी बारी से बनाए जाते हैं। समझे? संसद में कितने सदन हैं? लोकसभा और राज्यसभा। इन दोनों में ही प्रशासनिक कार्य के लिए 2 आईएएस अधिकारी होते हैं, जिनको महासचिव बोला जाता है। सचिव आईएएस अधिकारी, महासचिव मतलब बड़े सचिव, ऐसे समझे आप इसको। एक होते हैं लोकसभा में महासचिव और एक होते हैं राज्यसभा के महासचिव। बात समझ में आ गई? चुनाव अधिकारी कौन होगा? महासचिव। कौन सा महासचिव? आपको बरगलाएंगे, वो गलत करवाएंगे। कथन क्या देगा एग्जामिनर? चूंकि राष्ट्रपति चुनाव में योग्यता लोकसभा का सदस्य बनने की होनी चाहिए। कोई व्यक्ति जिसकी योग्यता राष्ट्रपति के लिए लोकसभा का सदस्य चुनने की होनी चाहिए, इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा का महासचिव उसका चुनाव अधिकारी होता है। अपन क्या उस बात को ठीक ही समझ लेते हैं कि हाँ ठीक ही कह रहा होगा? ऐसा नहीं है। इस बार अगर इस चुनाव में अगर लोकसभा के महासचिव चुनाव अधिकारी बने हैं, तो अगले 5 साल बाद में राज्यसभा के महासचिव चुनाव अधिकारी बनाए जाएंगे। बात समझ में आ गई क्या? अर्थात बारी बारी से बनाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए प्रणब मुखर्जी के चुनाव में लोकसभा के अध्यक्ष, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं ना, इनको अब भावुक मत हो जाना। मान लीजिए लोकसभा के चुनाव में, मान लीजिएगा पिछली बार राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के महासचिव चुनाव अधिकारी थे। इस बार रामनाथ कोविंद जी के चुनाव में कौन होंगे? राज्यसभा के। इस बार जो नए चुनाव होने वाले, इसमें वापस कौन होंगे? ये बात समझ में आ गई क्या? ठीक, उनके सामने जाएंगे, फॉर्म भरने के लिए खड़े हो जाएंगे। आप इसको फील करना, उधर आईएएस अधिकारी महासचिव बैठे, इधर राष्ट्रपति जी अपने पूरे 100 टीम को लेकर खड़े हैं। 15,000 रुपये हाथ में, एक फॉर्म हाथ में। फॉर्म देते टाइम पिछले वाले ये भी तो कह देंगे कि साहब आप ठीक से पढ़े हुए तो लग रहे हैं, पर क्या पता फॉर्म में कोई गलती होगी। तो अपन ऐसा करते हैं कि एक फॉर्म, जैसे एक फॉर्म और भर देते हैं। यहाँ ऐसा तो नहीं जैसे शराब के ठेके में फॉर्म भरते हैं तो पैसे लगते हैं, तो यहाँ तो वो भी नहीं लगने वाले। एक ही बार देनी है जमानत राशि आपको, ये भी ध्यान रखेंगे।
अब मैक्सिमम 4 फॉर्म लगा सकते हैं, अर्थात जैसे राष्ट्रपति का आपने फॉर्म भरा तो उसके साथ कितनी कॉपी लगा सकते हैं आप? 4 कॉपी लगा सकते हैं। साहब ये खारिज होगी तो ये देख लो, ये खारिज होगी तो ये देख लो, ये होगी तो ये देख लो। कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है कि नहीं साहब मेरा एक है वही फाइनल होगा, वो अपनी 1 कॉपी भी दे सकता है। बात समझ में आ गई? 4 कॉपी लगाई, चुनाव अधिकारी को फॉर्म जमा करा दिया। बात समझ में आ गया? अब चुनाव की डेट आएगी, अब आपको एग्जामिनर फिर बरगलाएगा, डेट महासचिव जारी करेगा, डेट राष्ट्रपति की सलाह पर महासचिव जारी करेगा, डेट चुनाव अधिकारी जारी करेगा, डेट चुनाव आयोग जारी करेगा। तो मैंने आपको बताया चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? चुनाव आयोग की है। तो जारी भी किसके द्वारा की जाएगी डेट? बहुत बढ़िया, चुनाव आयोग के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा चुनाव आयोग। राष्ट्रपति के चुनाव की डेट किसके द्वारा जारी की जाएगी? चुनाव आयोग के द्वारा। डेट हो गई, अब चुनाव वाले दिन की बात अपन करते हैं। बात समझ में आ गई यहाँ तक? सबसे पहले कोई राष्ट्रपति अगर बनना चाहता है तो पहले तो 100 की फौज खड़ी करनी पड़ेगी फॉर्म भरने के लिए, और वो 100 कौन होंगे? वो या तो MLA होंगे या MP होंगे। चाहिए पूरे 100, 15,000 रुपये, और महासचिव के सामने जाएंगे, बारी बारी से महासचिव चुनाव अधिकारी बनते हैं। चुनाव करवाएगा कौन? चुनाव आयोग करवाएगा। किस अनुच्छेद में ऐसा लिखा गया है? अनुच्छेद 324 में ऐसा। बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं चुनाव वाले दिन की, हर एक पॉइंट अपन क्लियर करते चलेंगे। अब बात करते हैं चुनाव वाले दिन की। चुनाव वाले दिन वोट पड़ेंगे, क्या पड़ेंगे? वोट। ये वोट साधारण वोट नहीं पड़ते हैं जैसे अपने सरपंच के चुनाव में पड़ते हैं वैसे पड़ते हैं, ऐसे नहीं पड़ेंगे। सबसे पहला तो कि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई चुनाव चिन्ह जारी नहीं होता है, चुनाव चिन्ह जारी नहीं होता है। चूंकि आप सारे हिंदी के लेक्चरर लगभग बैठे हुए हैं, इसलिए मेरी हिंदी वाली गलतियां थोड़ी सी आप देखते रहना, ठीक? तो राष्ट्रपति के चुनाव में चुनाव चिन्ह जारी नहीं किए जाते हैं, पहली बात तो ये। दूसरा, राष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, जो EVM मशीन होती है उसका प्रयोग राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं होगा। तीसरी, राष्ट्रपति के चुनाव में एक मत नहीं डाला जाता है, जितने उम्मीदवार खड़े हैं उतनी वरीयता आपको डालनी पड़ती है। अब कोई कहे सर मेरी इच्छा नहीं है डालने की, तो नहीं भी डाल सकता है, सामान्यतः वरीयता डालनी पड़ती है। अर्थात चुनाव में वरीयताएं देनी पड़ती हैं। इन सारी चीज़ों को आप नोट्स में लिख लेंगे ना, तो आपके कंप्लीट नोट्स बन जाएंगे। सबसे पहले वोट, चुनाव चिन्ह जारी नहीं किया जाता है। दूसरा, EVM मशीन का प्रयोग नहीं होता है। तीसरा, राष्ट्रपति का कोई दल नहीं होता है। अपन ये नहीं कह सकते कि रामनाथ कोविंद जी भी BJP के राष्ट्रपति हैं या कांग्रेस के हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में दल नहीं होता, पार्टी नहीं होता है, दल। बात समझ में आ गई? अब वोट पड़ने की जो प्रक्रिया है इसको मेथड बोलते हैं, इलेक्शन मेथड। बात समझ में आ गई? इसको कौन सा मेथड बोलते हैं? इलेक्शन मेथड। चुनाव के मेथड को समझने के लिए अपन को एक बार थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, क्योंकि भारत में चुनाव हो 2 मेथड से भी होते हैं, एक प्रत्यक्ष मेथड से और दूसरा अप्रत्यक्ष मेथड से। बात समझ में आ गया? तो अगर इतना आप लोगों ने लिख लिया तो अपन चुनाव मेथड पे बढ़ सकते हैं आगे, कि राष्ट्रपति के चुनाव में किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है। चुनाव का रिजल्ट कौन जारी करेगा, गड़बड़ी होगी तो क्या होगा बाद में। सबसे पहले राष्ट्रपति का चुनाव में कौन कौन सा मेथड यूज किया जाता है। क्वेश्चन तो बाहर आपसे नहीं जाएगा अगर इसको ठीक से आपने समझ लिया तो, मतलब इस पूरे टॉपिक को जो अपन बात कर रहे हैं। अब देखिए आगे चुनाव का मेथड पर बात करते हैं अपन कि चुनाव में कौन से मेथड यूज किए जाते हैं। भारत में जो चुनाव है वो, इसको आप अलग से अपने कॉपी में कहीं नोट लगा के बॉक्स में लिख लेंगे, जो चुनाव का मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपको सारी चीजें समझना जरूरी है। एक होता है प्रत्यक्ष चुनाव और एक होता है यस प्रत्यक्ष चुनाव का एक यूनिक नेम है और अप्रत्यक्ष चुनाव का भी एक यूनिक नेम है। जो प्रत्यक्ष चुनाव है इसको बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, नोट्स में लिख लेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं अग्रताई विजेता। नया वर्ड क्या है? अग्रताई विजेता।
अग्रता ही विजेता। इसको एग्जाम्पल से समझे। मान लीजिए आपके गांव में 100 वोटर हैं टोटल, ठीक, और 10 लोग राष्ट्र सरपंच के चुनाव के लिए खड़े हो गए। एक को 30 वोट मिले, 20 वोट मिले, और बाकी बाकी जो 9 बचे हैं उनको मान लीजिएगा कि किसी को 10 मिले, किसी को 8 मिले, किसी को 5 मिले। सबसे ज़्यादा वोट किसको मिले? 20 वाले को। कितना ठीक सिस्टम नहीं है देखा जाए तो। एक आदमी को 1/5 वोट नहीं मिले पूरे से, और वो सरपंच बनकर बैठ गया पूरे गांव का। इसको बोलते हैं अग्रताई विजेता, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ये कॉलेज लेक्चर, ये जो नेट का एग्जाम लगता है उसमें क्वेश्चन पूछा था, फर्स्ट पास द पोस्ट। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से किसका चुनाव किया जाता है? भारत में किस किस का चुनाव किया जाता है? उनके नाम भी लिख लेते हैं। सबसे पहला, नीचे से शुरू कर देते हैं, सरपंच का, उसके बाद में एमएलए, और उसके बाद में एमपी। इन तीनों के चुनाव भारत में कैसे होते हैं? ऑप्शन दे सकता है, सरपंच, विधायक और सांसद, इनके चुनाव होंगे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से, अप्रत्यक्ष मेथड से, या कोई 2 चीज और दे देगा आपको, ध्यान रहेगा। तो चुनाव कितने प्रकार से हो सकते हैं भारत में? 2, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का जो मेथड है उसको बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। अग्रताई विजेता, सरपंच, एमएलए और एमपी, इनका चुनाव कैसे होता है? इस प्रक्रिया से। अब बात करते हैं अप्रत्यक्ष मेथड की। अप्रत्यक्ष मेथड भी 2 टाइप का होता है, पर यहां पे अपन चर्चा नहीं करने वाले। इसका नाम क्या है वो बता देता हूं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व है कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अब यहां पे मैंने गुप्त शब्द नहीं लिखा है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली, ये गुप्त क्यों नहीं लिखा, इसका भी कारण आपको मैं बताता हूं। इस मेथड से भारत में कितने कौन कौन से चुनाव होते हैं वो बता देता हूं। एक होता है राज्यसभा सदस्यों का, एक होता है विधान परिषद के सदस्यों का, एक होता है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव, और एक होता है भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव। ठीक, ज्यादा तो नहीं हो रहा आपके? समझ लीजिए। अप्रत्यक्ष जो मेथड है उसका बोलते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इन दोनों का जो चुनाव होता है, राज्यसभा सदस्य, विधान परिषद, इनका होता है खुला मत, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लिए गुप्त मतदान। अब क्वेश्चन पूछेगा कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की गुप्त मतदान प्रणाली के बारे में बताओ, तो कहीं आप सोच रहे हो साहब ये गुप्त है, इसको बता नहीं सकते, बता के आना आपको ठीक से। हाँ, कहीं आप सर ये तो गुप्त है, इसको कैसे बता दे, बताना है। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली किसका चुनाव होता है? इससे इस मेथड में आधा घंटा लगेगा समझने में, इतना कोई ज्यादा हल्का मेथड नहीं। राष्ट्रपति का चुनाव करवा रहे हैं आप, राज्यसभा का सदस्य और विधान परिषद के सदस्य, इनका चुनाव इसी मेथड से होता है, खुली मतदान प्रणाली से। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव इसी मेथड से होता है, पर गुप्त मतदान प्रणाली है। गुप्त है पर वैसे पढ़ाने के लिए ठीक है, ऐसा नहीं है कि साहब ये गुप्त ही है तो इसको गुप्त ही रखते हैं। ठीक, यहां तक कुछ पल्ले पड़ा आपके? पड़ गया। अब असल में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, बात अपन उस पर करते हैं। ठीक, अभी तो आपने मोटा मोटी देखा है राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन प्रस्तावक हो सकते हैं, कौन अनुमोदक हो सकते हैं, कितनी जमानत राशि चाहिए, उसके बाद में कौन चुनाव अधिकारी होगा, चुनाव करवाएंगे कौन, किस अनुच्छेद से चुनाव करवाए जाते हैं, किस मेथड से चुनाव करवाए जाते हैं, भारत में चुनाव के लिए कौन कौन से मेथड काम में लिए जाते हैं, प्रत्यक्ष मेथड से किस किस का चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष मेथड से किसका चुनाव होता है। अपन को इस मेथड को अब समझना ठीक से। समझ में आ गई बात? चलिए, नाम क्या है मेथड का, बताएं जरा। निधित्व की एकल
संक्रमण को कैसे लिखेंगे? ऐसे, खूब बड़ी है, जितना राष्ट्रपति का बड़ा पद है उतनी बड़ी है। अब चूंकि आप तो हिंदी से हैं सारे के सारे, तो आपको दिक्कत आएगी नहीं। दिक्कत ऐसे नहीं, इन शब्दों को समझते हैं। अनुपातिक में तो वो इक प्रत्यय है, तो अनुपात शब्द है। तो देखो इनको कैसे आसान करके अपन समझेंगे तो आपकी समझ में आएगा। शब्द को भारी बनाया, बाकी तो अनुपात शब्द ही है। प्रतिनिधित्व में ये त्व वो हटा के प्रतिनिधि लिख लेते हैं सीधा। एकल को अपन की को हटा देते हैं, एकल को एक लिख लेते हैं। संक्रमण को अपन स्थानांतरण लिख लेते हैं। मत प्रणाली तो मत प्रणाली है, शब्द आसान हो गए। सबसे पहला अनुपात, प्रतिनिधि, एक, स्थानांतरण। इसके अपन दो भाग बनाते हैं। अनुपात में प्रतिनिधि और एक का स्थानांतरण, अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में एक जनसंख्या का आधार वर्ष लिया जाता है और सभी विधायकों और सांसदों का मत मूल्य निकाला जाता है ताकि अनुपात पूरे देश का बराबर रहे। इसलिए इसको कौन सा प्रोपोर्शन बोलते हैं? अनुपात प्रतिनिधि। अर्थात उस प्रतिनिधि के चुनाव में सारों का अनुपात ठीक से रहेगा, सारे राज्यों का और एक राज्य में जितने विधायक हैं उन सब का। एकल स्थानांतरण, चूंकि इसमें तो वही उम्मीदवार जीतेगा जो न्यूनतम कोटा प्राप्त करेगा, अर्थात 51% वोट लाने इसमें तो कोई राष्ट्रपति बनेगा। अब 5 उम्मीदवार खड़े हो गए तो 51 लाना संभव ही नहीं है। इसलिए एक एक का स्थानांतरण ट्रांसफर होता रहता है। बात समझ में आ गई क्या? इसके लिए 3 फॉर्मूला काम में लिए जाते हैं, 3 सूत्र काम में लिए जाते हैं। उन सूत्रों पर बात कर लेते हैं अपन, ठीक है? अब आप ये तो नहीं सोच रहे कि आज तो बुरे फंसे भाई, नहीं सोच रहे? समझ में आ रहा है सबके? चलिए, थोड़ा सा ट्रिकी है, पर यह भी है कि जैसे अपन ने अब इसको 1-2 घंटे ठीक से पढ़ लिया तो वापस ना तो किसी से पढ़ने की जरूरत है, ना एग्जाम में क्वेश्चन गलत होएगा। ठीक से इसको कर लेते हैं। भागने से तो क्या ही सेंस निकलेगा, हर एक चीज़ को ठीक से समझते हैं। और हो सकता है कि सेकंड ग्रेड वाले वो तो भाग भी सकते हैं, पर फर्स्ट ग्रेड वाले कहाँ भागेंगे? लिखाई यही है, ये पढ़ना है परीक्षा के लिए, सिलेबस में लिखा हुआ है। इसलिए अब आपको तो दवाई लेनी पड़ेगी। हाँ, एक सहूलियत हो सकती है, आपको ब्रेक दिया जा सकता है 5 मिनट का, 7 मिनट का, जब भी आपको ब्रेक की जरूरत हो। अभी जरूरत नहीं है आपको, आप तो बड़े डेडिकेटेड हैं फिर तो। चलिए नेक्स्ट, आप समझते हैं? तो मेथड का नाम वापस बोलिए। अनुपात में प्रतिनिधि, अनुपातिक प्रतिनिधित्व है, और नाम क्या है? एकल संक्रमणीय। अब आपको अगर एकल स्थानांतरणीय दे तो कंफ्यूज नहीं करना है, समझ में आ गया ना? वो स्थानांतरण संक्रमण एक ही होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। समझते हैं इसको ठीक से, पहले इसी को समझ लेते हैं। अनुपात, पहले इसको समझे, आप पे डिपेंड है, समझने दोनों है। पहले अनुपात प्रतिनिधि को समझते हैं। मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव में 28 राज्य हैं और अभी मैं 2 के नाम ले रहा हूं, है ना? अभी आप जम्मू कश्मीर का मुद्दा अभी जरूरत नहीं, आप उसको समझने के लिए बता रहा हूं। 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, हर एक विधायक का वोट वैल्यू निकाल लेंगे, मत मूल्य निकाल लेंगे। जैसे मान लो क्लास बैठी है, मैं कहूँ कि आपके वोट की वैल्यू 50 है, आपकी 60 है, आपकी 80 है। अब ये कुछ स्टेटस पर होती है कि जिसकी हाइट जितनी है उसके अनुपात में उसका वोट वैल्यू होगा। बात समझ में आ गया ना? जिसकी ज़्यादा हाइट है तो भाई साहब का 100 से पार हो जाएगा, और कोई थोड़ा कम है उसका थोड़ा कम हो जाएगा। तो नाराज़ भी आप नहीं होंगे कि भाई उसमें क्या है। राष्ट्रपति के चुनाव में चूंकि हाइट लेना ठीक नहीं है तो उन्होंने जनसंख्या ले ली। एक राज्य की जितनी जनसंख्या होगी उसके विधायक का वोट की औकात या वैल्यू उतनी होगी। इसको अनुपात प्रतिनिधि बोलते हैं। समझ में आ गया कैसे? अब फॉर्मूला तो होना ही पड़ेगा। तो कहा कि राज्य की जो जनसंख्या है उसके अनुपात में, उसके भाग में, वहां से जितने एमएलए चुनकर जाते हैं वो, और गुणा 1/1000। 100 नहीं निकालेंगे। हाँ, अब मैथ्स के चूंकि आप नहीं है, बाकी मैथ्स के होते तो एक थोड़ा सा समझ लीजिए 1 मिनट के लिए। इसी फॉर्मूले को मैं लिखता हूं, राज्य की जनसंख्या बट्टा एमएलए
अगर ये है तो भी आप गलत मत समझ लेना, एग्जाम में बात एक ही है, ठीक है। चाहे तो भाग 1000 आए, गुणा करेंगे तो एक ऊपर जाके भाग में नीचे आ जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? ज़्यादा तनाव नहीं लेना कि अब ये मैथ्स भी सीखनी पड़ेगी क्या, ठीक है। हाँ है आपके 5 क्वेश्चन के आएंगे शायद। राज्य की जनसंख्या बट्टा एमएलए गुणा 1/1000, ये फॉर्मूला है। अब इसको समझते हैं कि राजस्थान के एक एमएलए की वोट वैल्यू कितनी आएगी, फिर यूपी की कैसे आएगी, फिर छत्तीसगढ़ की कैसे आएगी, निकाले। चलिए अब समझ लेते हैं कि राजस्थान की जनसंख्या 4 करोड़ है, तो 4 करोड़ में कितने बिंदु लगेंगे, 1 2 3 4 5, इतने लगेंगे क्या? नहीं, कम ही हुए, और लगाएं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, हो गए करोड़। तो राजस्थान की जनसंख्या 4 करोड़ है, समझ लेते हैं। अभी आप निकाल देंगे वोट वैल्यू, कैसे निकालते हैं, बट्टा राजस्थान से एमएलए कितने हैं और गुणा 1/3, फिर 3, फिर 2, 2, 400 में 2 का भाग देंगे तो कितने आएंगे? तो राजस्थान के एक एमएलए की वोट वैल्यू कितनी आ गई? 200। बात समझ में आ गई क्या? अब आप सोचोगे ये 4 करोड़ आप कहाँ से लेके आए, 200 तो समझ में आ रहा है। देखिए एक चीज़ आपके समझ में आ रही होगी, जिस राज्य की जितनी जनसंख्या होगी उसकी विधायक की वोट वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। बात समझ में आ गई? तो अपना देश आज़ाद हुआ तो ऑब्वियस ही बात है कि राष्ट्र के चुनाव में जनसंख्या का आधार वर्ष रखा, जैसे जनगणना हो रही थी वैसे आधार वर्ष रख रहे थे। इंदिरा जी जिस टाइम में भारत के प्रधानमंत्री बने, उनका सबसे ज़्यादा जोर था जनसंख्या नियंत्रण करने पर, कि जनसंख्या कंट्रोल हो। अब आपको एक चीज़ ध्यान है कि जो दक्षिणी भारत के राज्य हैं वो थोड़े से ठीक पढ़े लिखे हैं, समझदार भी हैं, और अपन जो उत्तर भारत के राज्य हैं उनमें जनसंख्या का लेवल इतना ज़्यादा नहीं है, जैसे यूपी, बिहार, हरियाणा, इस प्रकार के राज्य। इंदिरा जी ने कहा कि जनसंख्या कम होनी चाहिए तो फायदा होगा, पर जनसंख्या कम हो ही नहीं रही थी उत्तर भारत में। राष्ट्रपति के चुनाव में हमेशा दक्षिणी भारत को लॉस हो रहा था क्योंकि वहाँ की जनसंख्या कम है, उत्तर भारत वालों को खूब फायदा हो रहा था। इंदिरा जी ने 42वां संशोधन किया, ध्यान से समझेंगे। कौन सा संशोधन? 42वां। कब हुआ? देखिए हुआ 76 में, लागू 77 में हुआ, 3 जनवरी 1977 को, पर अभी 76 समझेंगे। 1976 में संशोधन करके कहा कि कितनी ही बढ़ाओ, मैं जनसंख्या का आधार वर्ष रखूंगी 1971, और ये कब तक रहेगा? 2000 तक रह जाएगा। सन 2000 जब आएगा, अर्थात 2000 तक, सन 2000 तक जितने भी चुनाव होंगे उसमें आधार वर्ष क्या रहेगा? 71। वो सोच रहे थे कि 2000 तक तो उत्तर भारत वाले समझ ही जाएंगे कि ज़्यादा फायदा है नहीं जनसंख्या में, पर अपने तो क्या कर्मठ लोग हैं, नहीं समझेंगे। समझ पा रहे हैं आप? कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वापस एक संशोधन करना पड़ा, 84वां। ठीक एक में, और कहा कि 84वें संशोधन के बाद में कह दिया कि 2026 तक ये किए रहेगी। और मैं पहले ही भविष्यवाणी कर देता हूं, अब एक और नया संविधान संशोधन करना पड़ेगा और कहेंगे 2040 तक 71 की रखेंगे, क्योंकि अपन उत्तर भारत वाले हैं। बात समझ में आ गई? सोच के देखिए, 71 की जनगणना का आधार वर्ष, 71 की जनगणना का आधार वर्ष रखने के बाद भी यूपी के एक विधायक की वोट वैल्यू 208 है। सोच के देखिए, अगर करते तो 1000 पार नहीं कर जाते अब तक। वो तो 71 के बाद भी 208 उनका वोट वैल्यू आ रहा है एक विधायक का। सिक्किम का 7, सिक्किम के सारे विधायक मिलके भी यूपी के एक विधायक का मुकाबला नहीं कर पा रहे। आप सोच के देखिए आप। इसलिए इसको थोड़ा समझेंगे। आधार वर्ष क्या रखा गया? 71 का। किस संशोधन से रखा? 42वां। 42 का दुगुना 10, 84 होता है क्या? होता है क्या इतना? 84वां संशोधन वापस किया और कहा कि 2026 तक आधार वर्ष 71 ही रहेगा। बात समझ में आ गई? ठीक, समझ लीजिए इसको ठीक से, आगे बढ़े। तो अब आपको कोई ये पूछे कि एक एमएलए की वोट वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप क्या कहेंगे? देखिए सुनिए, मैं राज्य की जनसंख्या मान रहा हूं, राज्य की जनसंख्या ठीक, बट्टा वहां से एमएलए कितने हैं?
और गुणा, बात समझ में आ गई क्या आपके? ठीक। इस आधार पर, अब इसमें जनसंख्या आपको रखनी नहीं है, इस आधार पर राजस्थान के एक एमएलए की वोट वैल्यू कितनी है? 200 तो नहीं है। बहुत बढ़िया, सब रटा हुआ आप लोगों के। 129। तो आपने भी 200 कैसे निकाल दी थी? मैं तो जस्ट एग्जाम्पल ले रहा था, अपन को क्यों ही लेनी थी 4 करोड़ की जनसंख्या? 4 करोड़ थोड़ी होगी 1971 में अपनी जनसंख्या कितनी थी उसका मुझे भी ध्यान नहीं है। क्या आपको याद करनी है वो? नहीं, उसको याद नहीं करना, उसकी वजह कोई और फैक्ट याद कर लेना। एक मजे की बात बता देता हूं, अपनी 129 है, ऐसा पूछ ले भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी भी 129 है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का वोट वैल्यू कितना है? 29। सबसे ज्यादा वोट वैल्यू किसकी है? यूपी की। कितनी है? 208। मतलब 108 एम्बुलेंस आती है तो वहां तो कोई डबल एम्बुलेंस भेजनी पड़ेगी। 208। सबसे कम किसकी है? सिक्किम की। कितनी है? 7। बात समझ में आ गया? सिक्किम में टोटल विधायकी 32 है, सबका मिलाएंगे तो एक एमएलए के बराबर नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ गई? ये एक एमएलए की वोट वैल्यू निकलती है। अब राजस्थान में टोटल कितने एमएलए और एक एमएलए की वोट वैल्यू कितनी है? तो कितना है? लगभग 25-26 हज़ार के आसपास आएगा अगर आप गुणा करके देखते हैं कैलकुलेटर से। तो 129 को 200 से गुणा कीजिए कैलकुलेटर में, कितने आएंगे? 25-26 के आसपास आएगा। देखते हैं कितना आता है। 25,800 आता है। तो राजस्थान के जो टोटल एमएलए उनकी वोट वैल्यू कितनी हो गई? क्या ये याद करनी है आपको? नहीं, इसे केवल कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूं कि राजस्थान में एक मतलब टोटल एमएलए की वोट वैल्यू कितनी हो गई? 25,800। ये बात समझ में आ गई क्या? ये एमएलए की वोट वैल्यू निकल गई। क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? सबसे पहला क्वेश्चन, एमएलए की वोट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है? राज्य की जनसंख्या बट्टा एमएलए गुणा 1/1000। इस आधार पर राजस्थान का कितना है? 100। बात समझ में आ गई? अगली बात ये देखेंगे कि जितनी राजस्थान की उतनी एक राज्य की और की है, उसका नाम क्या है? छत्तीसगढ़ है। सबसे ज़्यादा वोट वैल्यू किसकी है? कितनी है? 208। सबसे कम वोट वैल्यू किसकी है? सिक्किम की। अब बात समझ में आ गई? ये तो निकाल लिया अपन ने एक एमएलए की वोट वैल्यू। अब निकालते एक सांसद की वोट वैल्यू। वो काफ़ी आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। सांसद की वोट वैल्यू कैसे निकलेगी समझे? अगले 5-10 मिनट में हो जाएगा टॉपिक। खूब देर अपने इस पर बात करिए तो 10-1 मिनट और आप देखेंगे इसको। सांसद की वोट वैल्यू देखिए बच्चों, सांसद जो है आपको पता है कि टोटल संसद में कितने हैं? 776 है निर्वाचित, और टोटल राज्य भी मैं मान के चल रहा हूं 28। 1 2 3 4 ऐसे टोटल करके कितने राज्य कर लेंगे अपन? 28 राज्य। और मान लेते हैं सबसे ऊपर राजस्थान है, और राजस्थान की टोटल वोट वैल्यू कितनी आ गई? 25,800। बात समझ में आ गई क्या? ध्यान से समझे इस कॉन्सेप्ट को। राजस्थान की अपन ने कितनी वैल्यू निकाली थी? 25,800। बात समझ में आ गई? अब देखिए, ऐसा ही कल्पना कर लेते हैं, यूपी की भी निकाल ली, हरियाणा के भी निकाल ली, सब राज्यों की अपन ने वोट वैल्यू, कुल वोट वैल्यू निकाल ली 28 के 28 राज्यों की, और मान लेते हैं वो कितनी भी आ गई, एक्स वाई आ गई, अर्थात पूरे भारत के राज्यों की एमएलए की वोट वैल्यू निकाल ली। तो फॉर्मूला सांसद का क्या हो जाएगा? कुल एमएलए मत मूल्य है ना, बट्टा सांसद। बात समझ में आ गई? सांसद कितने? 776। और ये मान लेते हैं कि कितनी भी आई, सारे राज्यों की अपन को क्यों ही निकालनी है, और जब ये पूरी निकालेंगे तो कितनी आएगी? 708। ये बात आपके समझ में आ गई क्या? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक सांसद की वोट वैल्यू कितनी है? 708।
ध्यान रहे, अगर जम्मू कश्मीर हटाते हैं तो यहाँ पे 700 ही बचेगी। ये अभी उस मुद्दे पर मैं बात करना नहीं चाहता हूँ, अभी ध्यान रखेंगे, अभी सांसद की वोट वैल्यू 708, ये अपडेट जरूर हो जाएगी, ये भी तय है, इसको आप नहीं याद करें तो भी चल जाएगा, ठीक। 708 सांसद की वोट वैल्यू, ये दो फॉर्मूला आपके समझ में आ गए होंगे। पहला विधायक की वोट वैल्यू निकाली, फिर सांसद की निकाली। अब असली खेल अब शुरू होता है। तो आप सोच रहे हो इतनी देर क्या करा रहे थे? असली खेल इसलिए शुरू होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो न्यूनतम कोटा निकाला जाता है वो भी इंटरेस्टिंग है। उसी से समझ में आता है आपके न्यूनतम कोटा निकलेगा तो कि राष्ट्रपति के चुनाव में कितने मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार जीतता है। अर्थात अंतिम जो फॉर्मूला वो किसका है? न्यूनतम कोटा का। न्यूनतम कोटा, यहां पे एग्जामिनर आपके साथ धोखा कर सकता है। वो कुल मत दे देगा, कुल वेद मत दे देगा, या फिर कुल कास्ट वोट दे देगा, फिर आपसे निकलवाएगा वो। ध्यान रहे, कुल जो वेद मत है, कुल जो वेद मत है बट्टा 1 + 1 + 1। आप इसको 2 भी समझ सकते हैं, इसका भी रीजन है 1-1 लिखने का, पर ठीक है, ये आप इसको 2 भी मान सकते हैं, एक ही बात है, 2 ही है ये। समझ में आ गया? मान लेते हैं कि टोटल वेद मत राष्ट्रपति के चुनाव में कितने पड़े? 100। 100 के बट्टा में कितना लिखना है? 2 और +1 बराबर। अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में न्यूनतम मत कितने प्राप्त करेंगे? वही आदमी चुनाव, वही व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव जीतेगा जिसको 51 वोट मिले, वरना तो नहीं जीत पाएगा। बात समझ में आ गई? अर्थात न्यूनतम वोट कम से कम कितने चाहिए? एक बात और है, अगर टोटल वोट 100 मानते हैं तो 51 वो न्यूनतम संख्या है जो 2 को नहीं मिल सकती। समझ पा रहे भाई? 50 2 को मिल सकते हैं, 50 से थोड़ा आगे बढ़ते 51 के बाद अगले को फिर 49 ही मिलेंगे। तो वो छोटी से छोटी संख्या जो केवल एक उम्मीदवार को मिल सकती है, और वो कौन सी संख्या हो गई? बात समझ में आ गई? और न्यूनतम कोटा कितना है? 51। अर्थात टोटल 100 वोट हैं, जिसको 51 वोट मिलेंगे वो राष्ट्रपति बनेगा। अब आप कहोगे सर 10 सांसद खड़े हो, 10 उम्मीदवार खड़े हो गए, कैसे संभव है एक को 51 मिलना? वही संभव बनाना है। इसके लिए वोटों का स्थानांतरण करना पड़ेगा। एक भाग अपना पूरा हुआ राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाला, अगला भाग कौन सा था? एकल संक्रमण, एकल स्थानांतरण। अंतिम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद आपका समझ में आ जाएगा अच्छे से। और अगला भाग है एकल स्थानांतरण, इसको मैं कह रहा हूं एक स्थानांतरण। बहुत ठीक से इसको समझना है कि कैसे राष्ट्रपति के चुनाव में वोटों की वैल्यू, वोटों की काउंटिंग की जाती है। मान लेते हैं 4 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार है ए, एक उम्मीदवार है बी, एक है सी, एक है डी। इत्मीनान से इसको समझेंगे। एग्जाम में तो नहीं आएगा ऐसा कोई, आपके तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, ऐसे थोड़ी लिखवाएगा कि ओ मार्कशीट में पीछे लिख दो कि राष्ट्रपति की वोट वैल्यू कैसे निकालते हैं। समझने के लिए 2 मिनट में समझा देता हूँ हल्के से। यहाँ जो वोट देने वाले आते हैं उनको यहाँ पे प्रेफरेंस देनी पड़ती है। आपको झुंझुनों का स्कूल, सीकर का, जयपुर का, उदयपुर का, साहब मुझे पहले झुंझुनों का स्कूल चाहिए, फिर मुझे सीकर का चाहिए, फिर मुझे चूरू का। आप भी तो अपना कर्म भरेंगे या अपना कॉलेज का भरेंगे कि पहले मुझे इस कॉलेज में मिल जाए, फिर इस कॉलेज में से कॉलेज भरेंगे आप। तो मान लेते कोई भी है, उसने एक को पहली पसंद दी, बी को तीसरी दी, इसको 2, इसको 4, कि मैं सबसे कम पसंद करता हूँ 4 को। ऐसे चलता गया, इसको 2 मिला, इसको 1, इसको 3, इसको 1 2 3 4, इसको 1, इसको 3, इसको 2, इसको 4। ऐसे वरीयता क्रम में वोट लोग डालते गए। बात समझ में आ गई? सबको बटन दबाना है, पहले नंबर पे इसको पसंद करता हूँ, ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये तो है ही। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्या सबको देना ज़रूरी है? क्या नहीं, ज़रूरी तो नहीं है, पर अगर एक को ही दे के चले गए, दूसरे क्रम की गणना करनी पड़ी तो फिर खेल बिगड़ सकता है। और अपन तो पक्का बिगाड़ दे, पर चूंकि सांसद और विधायक हैं इसलिए थोड़े समझदार हो तो दे देते हैं वरीयता। अपन को तो मजा है कि कुछ नया करवा देते हैं, और हाँ इसलिए अपन तो पक्का खराब करके आए हैं डंगा, पर अपन को बुलाते नहीं वोट देने के लिए। आपको पता लग गया कौन वोट देंगे?
हाँ, तो वो इतने एक समझदार होते हैं कि वो वरीयता दे ही दे देते हैं। अब मान लेते हैं वोट पूरे पड़ गए, एज जो है इसको समझना, ये जनरली गलत सीख लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। एज जो है इसको मान लेते हैं कि पहली पसंद के 40 वोट मिले, ठीक। बी को पहली पसंद के 30 वोट मिले, सी को पहली पसंद के 17 वोट मिले, और डी को पहली पसंद के 13। पूरे हो गए 100। पहली पसंद पूरी हो गई है। कौन चुनाव जीत गया? कोई नहीं जीता है, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए कितना चाहिए? 51 चाहिए। 51 तो किसी को नहीं हुआ है, और पहले चक्कर की मतगणना पूरी हो गई, रिजल्ट नहीं निकला अभी। इसी को न्यूनतम कोटा बोलते हैं। भारत में ऐसा केवल एक बार हुआ, वीवी गिरी के टाइम में, बाकी तो एक ही बार में निकल गया रिजल्ट। समझ में आ गया? इसके भी अपन बात करेंगे बाद में, क्या हुआ कैसे हुआ। अब साहब एक का स्थानांतरण करना ही पड़ेगा, इसीलिए इसका नाम एकल स्थानांतरण है। इसको कहेंगे बेटा तुम्हें बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ता है, अगली बार ट्राई करना। बाकी होता बड़ा टफ है, 100 MLA MP जुटा के लाते हैं ये, फिर वोट में भाग लेते हैं चुनाव में। इसको कहेंगे कि देखो आपको तो अब जाना ही पड़ेगा। अब जनरली अपन क्या किताबों में कुछ ऐसा सीख लेते हैं, ये 13 वोट बांटेंगे, ये 13 वोट नहीं बांटे जाएंगे, ये ध्यान रखना बस। ये बात सुनना, इन वोटों का कोई मतलब नहीं है, बस इतना जरूर ध्यान रखेंगे कि जो व्यक्ति डी को वोट देने आए थे और डी को किसी ने पहली पसंद दी थी, उन्होंने किसी न किसी को तो दूसरी पसंद भी दी थी। बात समझ में आ गई क्या? और ये मान लेते हैं कि डी को जो 13 वोट मिले थे, इसका मतलब 13 इन तीनों को कोई दूसरी पसंद भी मिली है। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? मैं रिपीट करता हूं, डी को टोटल वोट कितने मिले? 13 वोट मिले, और ये पहली पसंद के हैं। इसका मतलब डी को जब पहली बार वोट किसी ने दिया पहली पसंद, तो दूसरी भी दिया है। ऐसे समझ लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डी को मिले 13 पहली पसंद के वोट। इसको पहली पसंद देते टाइम किसी ने इसको दूसरी भी दी होगी, इसने इसको दूसरी दी होगी, इसने इसको दूसरी दी होगी। अब दूसरी मतगणना मतलब दूसरी प्रेफरेंस चेक करते हैं, और सपोज करते हैं, ये जो ज़्यादा ट्रिकी नहीं बनाएंगे, वरना इसको और कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं, पर इतना नहीं बनाएंगे क्योंकि मुझे आप पे थोड़ा रहम भी आ रहा है। मान लेते हैं कि जो 13 थे उनमें से 11 लोगों ने एक को दूसरी पसंद कर दी, और बाकी पीछे कितने बचे वोट? इसके 2, इसको दूसरी 1, इसको दूसरी 1, और इसको कितने वोट मिल गए? और चुनाव कौन जीत गया? ये बात समझ में आ गई क्या? अगर ये समझा पाए तो ये सफलतापूर्वक, तो ये मेरे लिए उपलब्धि भी होगी, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है ये, आप समझ पा रहे होंगे। चूंकि आपके पास ऑप्शन वीडियो का है, आप उसको वापस पीछे कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं, पर सीख लेना इसको। बात समझ में आ गई? ये है राष्ट्रपति के चुनाव की एकल स्थानांतरण। समझ में आ गया? अब इसको वापस लिखते हैं, यहां पे मैं लिखता हूं अनुपात प्रतिनिधि, आनुपातिक प्रतिनिधित्व है, और अगली क्या थी? एकल स्थानांतरण। अनुपात प्रतिनिधि का संबंध किससे है साहब? वोट वैल्यू से, वोट वैल्यू निकालने से, ताकि सब राज्यों का बराबर का प्रतिनिधित्व हो जाए। और एकल स्थानांतरण किससे है? वोटों के ट्रांसफर से संबंधित है। बात समझ में आ गई? इसको बोलते हैं एकल स्थानांतरणीय मत प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। बात समझ में आ गया क्या? ये सब राष्ट्रपति के चुनाव की वोट वैल्यू इस प्रकार से निकाली जाती है। अब समझ लेते हैं कि चुनाव हो गए, अभी थोड़ा सा और आगे पूरी बात ही कर लेते हैं। मान लीजिए चुनाव हो गए, और चुनाव में कोई एक उम्मीदवार चुनाव जीत गया, ए चुनाव जीत गई। ए चुनाव जीत गए तो बी को लगा कि हमेशा लगता है हारने वालों को गड़बड़ हुआ है, ये पक्की है। तो अब वो गड़बड़ी को चैलेंज कर सकता है, साहब गड़बड़ी करवाया चुनाव में। अब कहां पे वो चैलेंज करेगा? आर्टिकल 71 भारत के संविधान का ये कहता है, 70-71 दोनों आर्टिकल अपन बाद में चर्चा करेंगे। उसमें ये लिखा हुआ कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई गड़बड़ होती है, क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, या शिकायत करनी हो राष्ट्रपति के चुनाव की, तो शिकायत कहां पे की जाएगी?
सुप्रीम कोर्ट, ओनली इन सुप्रीम कोर्ट, ये ध्यान रखना है। अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव की शिकायत कहां पे कर सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि कहां पे शिकायत कर सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में। देखिए, प्रधानमंत्री का चुनाव हाई कोर्ट में भी चैलेंज हो सकता है, पर राष्ट्रपति का चुनाव केवल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, कौन चैलेंज कर सकता है? क्यों, अपन को तो मजा आता है सब कुछ बिगाड़ने में, तो अपन तो कल ही लगाते हैं, सब गड़बड़ हुआ लगता है, हमें ऐसा लग रहा था ना, अपन उसको चैलेंज कर ही नहीं सकते। केवल उम्मीदवार या वोट देने वाले, ध्यान समझे, या तो उम्मीदवार या जिन्होंने वोट दिए हैं। अब वोट देने वाले हो सकते हैं, कोई एक एमएलए के मन में आ गई कि मैं शिकायत करता हूं, उसकी नहीं चलेगी। कम से कम 20 लोग चाहिए एमएलए और एमपी मिलकर। अब 20 एमएलए एमपी तो झूठे नहीं हो सकते ना सारे मिलकर। या जो चुनाव लड़ा है जिन्होंने, वो और भी भारी आदमी, क्योंकि उनके पास तो 100 की फौज थी साथ में चुनाव लड़ने के लिए, ये दोनों शिकायत कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं कि साहब KR अब्दुल कलाम साहब ने चुनाव लड़ा था 2000 में जाकर, अब कहते हैं कि साहब मुझे लगा था गड़बड़ हुआ उसमें। केवल 30 दिन का टाइम है, ये भी ध्यान रखेंगे। अर्थात अभी तो कलाम साहब कहाँ पे हैं, मैं तो जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा तो अभी तो वो अपने पास है ही नहीं। तो 30 डेज, चुनाव होने के 30 दिन में, चुनाव के रिजल्ट के 30 दिन में ही आप शिकायत कर सकते हैं कि साहब गड़बड़ी हुई है। या तो उम्मीदवार कर सकते हैं गड़बड़ी शिकायत गड़बड़ी की, या कम से कम 20 जो वोटर हैं, वोटर सामान्य आदमी नहीं है, एमएलए एमपी हैं। मान लेते हैं मामला सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया, शिकायत हो गई, क्योंकि अपन तो जैसे बिगड़ेगा वैसे ही तो कुछ सीखेंगे। अपन के साहब शिकायत नहीं हुई, आगे बढ़ो, अरे शिकायत हुई है ऐसा समझते हैं, तब कुछ नया पॉइंट निकल के आएगा। मान लेते हैं शिकायत हो गई और सही में पता लगा कि इस चुनाव में गड़बड़ हुई है, सही में ऐसा लगा सुप्रीम कोर्ट को कि गड़बड़ हुई है, तो क्या कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट? पहली बात, चुनाव रद्द कर सकते हैं, चुनाव रद्द कर सकते हैं। दूसरी बात, कई बार ऐसा लगता है, अभी जैसे जो चुनाव हुए थे प्रणब मुखर्जी साहब का, मैं ठीक से याद कर पा रहा हूँ, तो PM संगमा साहब उनके सामने चुनाव लड़ रहे थे, तो वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए कि इन्होंने गड़बड़ किया, ये लाभ के पद पे होते हुए चुनाव लड़ा है। इसकी भी अपन आगे बात करेंगे, क्यों कहा इन्होंने पता नहीं, पर इस पे बात करते हैं अपन। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका ही स्वीकार नहीं करी। इसका मतलब वहाँ से क्या निकल कर आता है पॉइंट, कि सुप्रीम कोर्ट याचिका भी अस्वीकार कर सकता है कि नहीं आप ये आपका आधार ठीक नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट याचिका खारिज कर दे, या कुछ नहीं करे। कुछ नहीं करेगा मतलब हाँ जांच कर ली, ठीक है साहब चुनाव ठीक रहा है, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट पास कोई तर्क नहीं है कि चुनाव ठीक हुआ, कोई गड़बड़ नहीं हुई, तो कुछ नहीं करे, इसका मतलब जो पद पे वो बने रहेंगे। अब एक स्थिति और लेते हैं, मान लेते हैं, ये ऐसा ही मानना है ना, भावुक नहीं होना है, मान लेते हैं कि मैंने चुनाव लड़ा। आप क्या कई बार अपन ज़्यादा सोच लेते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, नहीं ऐसा इतना नहीं करना है। मान लेते हैं मैंने चुनाव लड़ा और मैंने 5 MLA के साइन ऐसे करवा दिए जो सही में MLA थे नहीं। एग्जाम्पल देते हैं कि मेरे पास पूरे 50-50 प्रस्तावक थे नहीं, या कोई और गड़बड़ी मैंने कर ली और मैं चुनाव, या मैंने कुछ भी गड़बड़ किया, जो वोट देते हैं उनको थोड़ा मैनेज कर लिया कैसे भी करके, पर गड़बड़ कर दी। सुप्रीम कोर्ट के पास मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने 30 दिन तक सुनवाई चलती है, 30 दिन तक शिकायत कर सकते हैं। 1-2 महीने शिकायत चली, इन बातों को 6 महीने हो गए। 6 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि जो फला व्यक्ति चुनाव जीत तक के राष्ट्रपति बना हुआ है, इसका चुनाव रद्द किया जाए, नए चुनाव करवाए जाएं। ये कैंडिडेट ही सही नहीं है, ये तो अमेरिका का व्यक्ति था, फर्जी नागरिकता प्राप्त करके भारत का नागरिक बन गया, अपन आगे पढ़ेंगे योग्यता में, और राष्ट्रपति का चुनाव इसने लड़ लिया और जीत भी गए, राष्ट्रपति बन गए, 6 महीने रह भी गए, और 6 महीने बहुत सारे काम भी कर दिए इन्होंने। तो क्या किया जाए ऐसी स्थिति में, ध्यान से समझे। अगर किसी उम्मीदवार का उम्मीदवारिता या राष्ट्रपति बने हुए व्यक्ति के चुनाव को रद्द किया जाता है,
तो उसके किए हुए कार्य रद्द नहीं किए जाएंगे, ध्यान रखना। मान लेते हैं राष्ट्रपति रहते हुए इस 6 महीने के पीरियड में उन्होंने कोई 5 अधिनियमों पर साइन कर दिए, 5 एक्ट इन्होंने साइन कर दिए और वो लागू हो गए। जैसे नई शिक्षा नीति का कोई एक्ट आया और नई शिक्षा नीति पर उन्होंने साइन कर दिए, नई शिक्षा नीति लागू हो गई। राष्ट्रपति खुद फर्जी मतलब इस हिसाब से उनका चुनाव फर्जी, और उन्होंने साइन कर दिए, नई पॉलिसी लागू भी हो गई और इधर आप कॉलेज लेक्चरर भी भर्ती हो गए। अब क्या किया जाए? तो या तो आपको नौकरी से वापस उतारें कि नहीं ये आदमी ठीक नहीं था, तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे कि साहब हमारे मूल अधिकार का हनन हुआ है। क्या किया जाए ऐसा? इस दौरान बहुत सारे लोगों की सगाइयाँ भी हो गई, तो उधर वो लड़की वाले कहेंगे हमें क्या पता था राष्ट्रपति का खामियाजा हमारी लड़की को क्यों। याद रहे, राष्ट्रपति के द्वारा किए गए कार्य खारिज नहीं होंगे, याद रखना, ये कथन आ सकता है आपके, ठीक। अर्थात राष्ट्रपति का चुनाव रद्द कर दिया तो कहेंगे ठीक भैया आदमी सही नहीं था, 6 महीने राष्ट्रपति रह लिया, कोई बात नहीं, इसने जो काम किए वो वैध होंगे, क्योंकि राष्ट्रपति का पद एक संवैधानिक पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, उसकी गरिमा को रखते हुए कहेंगे जो काम किया इसने सही मान लेते हैं इनको, ठीक। अब आपके दिमाग में से कोई गलत काम कर दिया होगा तो इस दौरान अकेला राष्ट्रपति थोड़ी ना कर सकते हैं, संसद से अधिनियम जाता है राष्ट्रपति के पास तो कोई सिग्नेचर करते हैं। बात समझ में आ गई? थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ तक बात पल्ले पड़ गई होगी आपके। राष्ट्रपति बन भी गए, इनकी शपथ बाद में करवाएंगे, वो सारे काम बाद में, अभी थोड़ा और समझते हैं। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति का सबसे पहले अपन ने देखा कि साहब 50 प्रस्ताव 50 अनुमोदक चाहिए, लोकसभा के महासचिव राज्यसभा के महासचिव के सामने ये उपस्थित होंगे और वहाँ पर फॉर्म भर देंगे, फॉर्म के साथ 4 प्रति लगा सकते हैं, 15,000 रुपये जमानत की राशि चाहिए, आरबीआई में डीडी इसकी करवानी पड़ेगी, और न्यूनतम कोटा अगर प्राप्त नहीं करेंगे तो जमानत भी इसकी जब्त हो जाती है। न्यूनतम कोटा का सूत्र अपन ने देख ही लिया। 50 प्रस्ताव 50 अनुमोदक साथ में चाहिए। और अब चुनाव होंगे तो चुनाव के लिए मेथड आपको मैंने बता दिए, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली होगी। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के लिए फॉर्मूला निकाले जाते हैं, 2 फॉर्मूला आपने बात कर ली, विधायकों का वोट वैल्यू निकाल लिया, सांसद की वोट वैल्यू निकाल ली। इधर राष्ट्रपति के लिए फिर न्यूनतम कोटा अपन ने निकाल लिया, राष्ट्रपति का चुनाव करवा लिया। चुनाव के टाइम में अपने 2 मेथड देख लिए थे, एक प्रत्यक्ष मेथड एक अप्रत्यक्ष मेथड। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब चुनाव हो गया, वरीयता देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग। अब समझ में आ गया क्यों नहीं किया जाएगा? वोटिंग मशीन में तो केवल वोट एक दबता है, वरीयता कहाँ से देंगे? चुनाव चिन्ह की जरूरत नहीं क्योंकि खुद उम्मीदवार है, चुनाव चिन्ह नहीं तो पार्टी नहीं है इनकी। चुनाव हो गया, होने पर पता लगा गड़बड़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे सीधे, और कोई कोर्ट में नहीं जा सकते, केवल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। ये याचिका 30 दिन में लगा सकते हैं, खुद उम्मीदवार लगा सकता है या वोट देने वाले लगा सकते हैं। चुनाव 30 दिन में लगा सकते हैं। चुनाव अगर रद्द हो गया, उसके द्वारा किए गए कार्य रद्द नहीं समझे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये राष्ट्र के निर्वाचन की प्रणाली है, मेथड है राष्ट्र का चुनाव का। और किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 55 में। कई सारे फैक्ट है, अभी तक कितनी महिलाओं ने चुनाव लड़ा है, अभी तक कितने न्यायाधीशों ने चुनाव लड़ा, वो सबसे लास्ट में करेंगे अपन क्लास के। कुछ फैक्ट आपको लिखवाने, वो सबसे बाद में। अब मेरे हिसाब से बहुत लंबा टाइम हो गया,